हमारी क्लास का जो पहला इंट्रोडक्टरी पोर्शन था वो हमने उसमें जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए और हमने ये एग्री किया कि हर वीक की जो पहली क्लास हुआ करेगी यानी ट्यूसडे को जो 9 to 10 जो आज की क्लास है स्टार्टिंग उस क्लास में हम आप लोगों ने जो कमेंट्स किए होंगे हमारी वीडियोस के ऊपर जो क्वेश्चंस के आंसर्स किए होंगे तो आपके कमेंट्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक दफ़ा अगरचे पिछली क्लासेस में डिस्कस हुए हुए होंगे एक कंसाइज उनका वर्जन आंसर्स का मैं दूंगा आपके सामने रखूंगा और आप लोग फिर उससे अपने आंसर को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक था या गलत था। अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो फिर आप मुझसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। वैसे भी सवाल तो आप मुझसे कर ही सकते हैं, ये कभी भी भेज सकते हैं सवाल, लेकिन जवाब में ये नहीं है कि अब आप मुझे वीकेंड पे हफ्ते की रात को 11 बजे मैसेज करके कहें कि सोएब बताओ इसका क्या जवाब है, मैंने असाइनमेंट कर लिया ये पेज है और जवाब दो। ये तो मैं नहीं कर सकूंगा, राइट? तो लेकिन बट व्हाट आई कैन डू इज कि जो भी आप क्वेश्चन करेंगे अगर वो मुझे लगा कि डिस्कस करने की सारी क्लास में मैं कर लूँगा। सिर्फ आपका काम अपना मुझे आप भेजें नहीं आंसर है आपने। अगर जेन्युइनली कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आप पूछें, वो मेरी जो भी होगी फर्स्ट अवेलेबल टाइम होगा उसके अंदर मैं आपको आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। आप मुझे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बेहतर बल्कि ये है कि आप अपने ग्रुप में पूछें जो क्वेश्चन हो, ठीक है? नॉट आंसर्स टू द वीडियोस। तो ये टेक्स्ट बुक है। आज की क्लास में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ इसलिए कि ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्स्ट बुक है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें इसको। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड केमिस्ट्री प्रॉपर्ली। ओके, तो इस टेक्स्ट बुक का अगर आप सब लोगों के पास है, अगर नहीं है अभी तो निकाल लें, ले आए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जहाँ जहाँ आपके पास अभी नहीं पड़ी शैल भी। okay. तो ये इसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलने बजाय इसके कि मैं आपको इस तरह से दिखाऊं। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है स्ट्रक्चर डिटरमिन्स प्रॉपर्टीज और इस चैप्टर के अंदर जो इसका नाम है वही बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी है। इसमें यह बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर डिटरमिन्स प्रॉपर्टीज यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा उसी से उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर गवर्न्ड बाय स्ट्रक्चर्स। और इसी थीम के ऊपर हम पहले हफ्ते में बात भी कर रहे थे कि स्ट्रक्चर के अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बॉन्ड्स के अंदर नहीं होते, उसकी वजह से चार्ज स्पीशीज नहीं होती, चार्ज नहीं होता तो उसके नतीजे में रिएक्टिव नहीं होते। और इलेक्ट्रोफिलिक और सब न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स तब होते हैं जबकि मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस हों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस हफ्ते में हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते में हमने इसको शुरू किया था, इसी के अंदर से हम पढ़ रहे थे। तो इस हफ्ते में हम ये चैप्टर पूरा करेंगे। विल स्टार्ट स्लोली, ओके, लेकिन फिर हमारी स्पीड फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाएगी और फिर आप कोप अप नहीं कर सकेंगे अगर अभी आप पढ़ना शुरू। तो इस वीक का ध्यान में रखिए कि ये चैप्टर 1 हमारा पूरा होगा। इसके अंदर जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, अच्छा ये अब ज़ाहिर मोटी टेक्स्ट बुक है और आपके 7 कोर्सेज हैं, उनमें से 6 कोर्सेज हम एक। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि ये वर्ड बाय वर्ड आपने पढ़नी है, मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा क्या क्या पढ़ना है लेकिन पढ़ना फिर आपने होगा, राइट? चीज़ में कहीं कहीं पे मैं रीडिंग भी यहाँ से करूँगा और आपको इससे भी हेल्प मिलेगी। अच्छा, चैप्टर नंबर जो है वो एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के बारे में। इसमें हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट वीक से हो सकता है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम शुरू कर दें, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। इसके बाद के जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4,
वो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में है ज़्यादा। इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन शुरू होता है, एक चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री का कोर्स में। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ये होती है कि जब आएगी ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल की स्पेस में मुख्तलिफ तरह से दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला एक ही है, राइट, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ठीक है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में चैप्टर 3-4 है। और फिर ये हम देखेंगे, लेकिन ये फिर इसमें से मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 5 अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, और इसमें और फिर एडिड ये है कि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या होता है, आज जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना कि ये रिएक्टेंट से और ये प्रोडक्ट्स थे, तो आप ये बता रहे होते हैं कि ये रिएक्शन हुआ, ये दो चीज़ें थी या एक चीज़ थी और इससे ये एक या दो चीज़ें बनी, ये तो रिएक्शन आपने लिखी। लेकिन रिएक्शन हुआ कैसे, बीच में ये क्या है, वन स्टेप प्रोसेस था, एक से ज़्यादा स्टेप्स थे, और फिर मतलब इससे ये बना, उससे वो बना, उससे ये बना, फिर उससे ये बना, राइट। तो आप जो इक्वेशन लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, उसके अंदर तो आप सिर्फ जो शुरू में जो मटेरियल्स थे और आखिर में जो थे वो लिखते हैं, लेकिन बीच में क्या क्या बनता रहा और किसमें कितनी देर लगी और रिएक्शन हुआ क्यों, आखिर अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, आखिर हुआ क्यों, यानी रिएक्टेंट्स के अंदर ऐसी क्या बात थी कि जिसकी बिना पर रिएक्शन हुआ। तो ये जो हाउ है, ठीक है, जो व्हाट है ना रिएक्शन का, व्हाट डिड हैपन, वो आपकी केमिकल इक्वेशन है। लेकिन हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड द रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इन द प्रोडक्ट्स, वो जो हाउ का आंसर है, दैट यू विल फाइंड इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये चैप्टर नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताया गया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं कि अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके, और बहुत कुछ आप रिड्यूस करके बना सकते हैं। इफ यू हैव एन अल्कोहल और यू हैव एन अल्काइल हैलाइड, आप स्टेप्स में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तक जा सकते हैं। तो अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की, तो इस चैप्टर का पर्पस ये होगा पढ़ने का, हम दो चीज़ें समझेंगे। एक तो अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक, राइट। अगर आपने से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने, तो एसिड्स बनाने के लिए अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, आप एसिड्स पे जा सकते हैं। आपने कीटोन्स बनाने, एल्डिहाइड्स बनाने आप इधर से जा सकते हैं। आपने वापस एल्कीन्स बनाने, आप अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड से जा सकते हैं। तो व्हाटएवर, मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपने कुछ भी बनाना है, अगर आपके पास अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इनकी बड़ी सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर 5 दो वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आप अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा ये कि इस चैप्टर के अंदर इन्होंने जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। ओके, तो भी समझना बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए। यानी अगर आप इससे दूर भागेंगे ना, केमिकल इक्वेशन से, अटैक से, एरोज बनाने से, और ये स्पीशीज उस पर अटैक कर रही है, क्यों कर रही है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ नहीं है। आपको टे लगाने पड़ेंगे और फिर भी आप एग्जाम में फेल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको चैप्टर नंबर 5 आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 आता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। ये क्लियर है जो मैंने मैसेज दिया आपको? यस सर। क्या मैसेज था? कि चैप्टर नंबर 5 के जस्ट आपने क्लियर होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चैप्टर नंबर 5 आएगा तो केमिस्ट्री आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये आएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। चैप्टर नंबर 5 कर लेंगे तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 5 नहीं होगा तो बाकी कुछ समझ में नहीं। लेकिन अगर ये आ जाएगा आपको, इससे ना उससे आपको एक बेसिस मिल जाएंगी समझने की, काइंड ऑफ इट्स समवेयर इन बिटवीन, यू नो, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो वो आप इससे, और बहुत से लोग यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ पे आप पीछे ना रहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो इसमें जो SN1 SN2 रिएक्शंस आपने पढ़े हैं जब मैट्रिक एफएससी में, राइट, तो उन्हीं के बारे में है। और हम आपको थोड़ा सा और खोल के बताएंगे और क्लैरिफाई करके बताएंगे, तो इंशाल्लाह दैट वुड बी। चैप्टर नंबर 7 फिर है एल्कीन के बारे में।
कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन से वो प्रिपेयर होते हैं, तो उनके एलिमिनेशन रिएक्शन के चैप्टर नंबर 8 फिर इसके बारे में कि चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ेंगे ना एल्कीन्स कैसे प्रिपेयर होती हैं। चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि अब एल्कीन्स के जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन रिएक्शंस होते हैं, राइट। मतलब समझते हैं ना रिएक्शन की टाइप्स, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एक चीज़ है, उसके अंदर से एक कोई रिएक्टेंट है, उसके अंदर से कोई एक एटम निकल गया, उसकी जगह पे कोई और एटम निकल गया, या कोई चीज़ उसमें से निकल गई और उसकी जगह पे कोई और चीज़ आके लग गई, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। हमने फिर पीछे चैप्टर में एलिमिनेशन का जिक्र किया। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं हुई लेकिन बस निकल गई हैं चीज़ें। और एडिशन रिएक्शन क्या है कि उसके अंदर कोई चीज़ उससे निकल, उसमें कोई चीज़ ऐड हो गई। तो एल्कीन बनाने के लिए आपको एलिमिनेशन करनी पड़ती है। एक अल्कोहल है से उससे मतलब बनाया जा सकता है। तो अल्कोहल के अंदर से एक आप कुछ निकाल लें, या अल्काइल हैलाइड से निकाल लें और उसके नतीजे में आप एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है, निकाल के, ठीक है, वो निकाल देंगे और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ चीज़ें निकालने की वजह से। तो ये इस तरह से एल्कीन्स बनती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। हम पढ़ेंगे तफसील से, ज़्यादा वो नहीं, तो लेकिन जब बन जाती हैं फिर उसी का रिवर्स आप कर दें तो एडिशन हो जाती है, उसमें कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि चैप्टर नंबर 5 में आप अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर 6 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ने के बाद उनके बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, तो आपको समझने में आसानी है। तो लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस आप समझ रहे हैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन में, और एडिशन रिएक्शंस आप चैप्टर 8 में पढ़ रहे हैं एल्कीन्स के रिएक्शन। चैप्टर नंबर 9 एल्काइंस के बारे में, इट्स रादर सिंपल चैप्टर, और इसके अंदर आप अल्काइंस के अंदर भी उसी किस्म के रिएक्शन होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई एक दो एप्लीकेशन है सिंथेटिक, वो हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 है इंट्रोडक्शन टू रेडिकल्स। तो ये चैप्टर हम एज सच पढ़ेंगे नहीं, ये हम एज सच पढ़ेंगे नहीं। जिस तरह मैंने आपको कहा था जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले दो चैप्टर्स थे, चैप्टर 3 और 4, चैप्टर 3 और 4 भी आप पूरे नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि ये पढ़ना है और ये करना है, और इस तरह से होगा। सर जी ये बुक जो होगी ये पूरी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिर्फ? जी, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, लेकिन यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़नी ना, मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना। आप जस्ट फॉरगेट उमैमा कि मैं भी आप लोगों के ऊपर बर्डन ऐसा डालूंगा जो आप ना कर सकते। सही है सर। हम वही करेंगे जो हम सब एग्री करेंगे, लेकिन मैं आपको पुश करूंगा। ऐसे नहीं होगा कि आप लोग बस लेक्चर अटेंड करेंगे, इसी को जैसे तैसे आधा सोते आधा जागते में अटेंड कर लें, और फिर उसके बाद आपने जिसने यूट्यूब की वीडियो लगा के वो छोड़ दी और फिर वो भी देख ली, और क्वेश्चन उधर नीचे लिखा हुआ था उसका किसी और का आंसर देखा, कुछ थोड़ा सा अपने ध्यान से लिख दिया और आपका कोर्स पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ हम डिस्कस करेंगे आप वो अच्छी तरह से करेंगे। मैं पूरी तरह से आपका ख्याल रखूंगा, मैं किसी को, आई एम वेरी क्लियर, मेरे कोर्सेज में आमतौर पे सब स्टूडेंट्स पास होते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फेल होते हैं। तो मैं ये इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने की कोशिश ही ना करें, या आप मुझे कह रहे हो आप तो पढ़ते रहते हैं लेकिन एंड रिजल्ट ये हो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये अब क्यों नहीं समझ में आ रहा? समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछिए। अब मेरा काम है समझाना, आपका काम है अगर समझ नहीं आ रहा तो सवाल करना। अगर आप सवाल नहीं करते तो मैं ये समझूंगा कि आपको समझ में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसमें पूरी बुक नहीं है इस तरह से, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताना चाहूँगा, अभी मैं कंटेंट्स इसीलिए पढ़ रहा हूँ। ओके। चैप्टर नंबर 10 है इंट्रोडक्शन टू फ्री रेडिकल्स। ये भी हम चैप्टर पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर से कुछ चीज़ें जो मैंने बतानी होंगी वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। आपको ये चैप्टर 10 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस मैं कोई आपको स्पेसिफाई करूँ कि ये चीज़ अगर आपको लेक्चर से समझ नहीं आ रही और आप मजीद पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कह दूँगा इसमें से। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 है कॉन्जुगेशन इन अल्काडाइंस एंड एलाइलिक सिस्टम्स। इसमें से भी कुछ रिएक्शंस हैं, इनमें से कुछ रिएक्शन सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, तो इसलिए इसमें भी कोई हम पढ़ेंगे नहीं। एक आध रिएक्शन अगर कोई हमने पढ़ना हुआ तो मैं अलग से कराऊंगा, आपको चैप्टर 11 बुक से पढ़ने की जरूरत है। फिर उसके बाद है चैप्टर 12 एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, बेंजीन रिंग। तो अब इसके अंदर
ये भी सारा नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर से कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पहले मैंने कहा था 3 और 4 और फिर 10, 11, 12 ये सारे पढ़ने वाले नहीं। और जो सारे पढ़ने वाले हैं उसका भी ये मतलब नहीं है कि वो आपने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है, उसके अंदर मैं बताऊंगा इसमें से ये पढ़ना है। लेकिन ये जो है चैप्टर 3, 4 और 10, 11, 12 इसको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस मैं आपको कहूँ, अनलेस आपको लेक्चर में कुछ समझ इन टॉपिक्स को जो चैप्टर 3, 4 और 10, 11, 12 में कवर हुए हैं, कि आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने की ज़रूरत तभी है कि जो चीज़ आपको मेरे लेक्चर से समझ में ना आ रही हो, ठीक है, और आपने मुझसे सवाल पूछा हो फिर भी समझ में ना आए, फिर आप टेक्स्ट बुक सर्च करें। बाकी जो है वो आप टेक्स्ट। फिर चैप्टर 13 है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये पढ़ेंगे चैप्टर 13। चैप्टर 14 स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आप लोग थर्ड ईयर में कहीं जाके पढ़ेंगे, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में, तो अभी आपके कंटेंट में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, ये मैं लेक्चर्स में इसमें से कुछ पढ़ाऊंगा और ना वैसे कुछ, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। चैप्टर 15 ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, इसका हो सकता है कि एक आध रिएक्शन में अलग से बता दूं, लेकिन वैसे ये रिएक्शन नहीं, ये चैप्टर नहीं होगा। इसके अंदर से कोई एक आध रिएक्शन है जो कि किसी और चैप्टर में इस्तेमाल हो रहा होगा, वो मैं वहीं पे पढ़ा दूंगा, आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर है जी चैप्टर 16 अल्कोहल्स, डायोल्स एंड थायोल्स, तो इसके अंदर से सेलेक्टिव स्टडी होगी, सारा नहीं पढ़ना होगा। और यही बात चैप्टर 17 ईथर्स, एपॉक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, इसमें से भी कुछ रिएक्शन जो कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो चैप्टर 18, 19, 20 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, ये तीनों चैप्टर्स हम पढ़ें, ठीक है, चैप्टर 18, 19, 20। चैप्टर 21 इनोल्स एंड इनोलेट्स, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं, इधर मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। देन कम्स एमीन्स, एमीन्स का चैप्टर नंबर 22, तो ये भी पूरा चैप्टर यहाँ से नहीं आप पढ़ेंगे, इसमें से भी मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा। Starting from chapter 23 and till the end of the book, that is chapter 27, ये चीज़ें सिलेबस में नहीं, ठीक है। 23 से 27 या बायोकेमिस्ट्री में अक्सर चीज़ें पढ़ेंगे, इधर नहीं पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो जस्ट टू समराइज what I just said, चैप्टर 1 हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 13 और 18, 19, 20, ठीक है, ये चैप्टर्स हम पूरे पढ़ेंगे। बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से हम सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 3, 4 और 12 और 16, 17, 22। Are we good? Yes sir. ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से करना है कि 16 वीक्स हमारी क्लासेस होंगी, तो इन 16 वीक्स की क्लासेस में एक वीक आपका हो गया है, इसमें हम वेरी बेसिक्स कर रहे थे। ये जो वीक है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, राइट, ये हमारा टारगेट है। जो फिर चैप्टर 2 है और ये हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, और इसके अंदर जो चैप्टर 3, 4 के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि ऐड करने होंगे, विल सी। मैं एक प्लान मैंने खुद से बनाया हुआ है सारे सेमेस्टर का, लेकिन मैं इसको ऑर्गेनिक रखना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक इस सेंस में रखना चाहता हूँ कि सब साथ चलें। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने पहले से जो एक पेज सोची हुई है उसी पे आप सब चलाओ। तो अगर उसमें से कुछ, मेरा प्लान अलबत्ता यही है कि जो ये वीक है इसमें हम
चैप्टर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर 2 को हम शुरू कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में हम चैप्टर 2 का और 3, 4 में से जो कुछ बताना है वो ये नेक्स्ट वीक का प्लान है। लेकिन अगर हमें लगा कि पेस स्लो करने की ज़रूरत है तो हम चैप्टर 3, 4 को खाते से, लेकिन जो प्लान है उसके हिसाब से फिर वीक 4 जो है वो हमारा चैप्टर 5 पे गुजरेगा, और वीक 5 जो है वो चैप्टर 6 पे गुजरेगा, और फिर वीक 6 जो है वो चैप्टर नंबर 7 और 8 पे गुजरेगा, और वीक 8 चैप्टर 9, और फिर इसमें कुछ थोड़ा सा मार्जिन भी हम रखेंगे, लेकिन वैसे एक वीक से कम लगेगा इसके, और चैप्टर 11, 12 विल ट्राई टू स्टार्ट, तो फिर उसके बाद इस तरह से आगे, ठीक है। तो आर वी गुड? शैल वी स्टार्ट स्टडीइंग नाउ? यस सर। तो ये तो गपशप होगी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा अगर आप ये टेक्स्ट बुक खोलें चैप्टर नंबर 1, ये टेक्स्ट बुक बहुत ज़बरदस्त इसलिए है कि इसके अंदर ना सिर्फ ये कि एक तो बहुत इजी लिखा हुआ है और आपकी कॉन्सेप्ट्स इस तरह से ग्रेजुअली बिल्ड किए हुए हैं। हमारी आमतौर पर जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, आपके सिलेबस में भी जैसे लिखा हुआ है एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस इस तरह इकट्ठे होंगे, तो लेकिन अब इसमें आपने नोट किया होगा कि एल्केन्स के बाद आप अल्कोहल्स एल्काइल हेलाइड्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद एल्कीन्स पे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये और मेरा एक्सपीरियंस ये अपना पढ़ने का भी और दूसरों को पढ़ाने का भी, कि इससे आपको मैकेनिज्म समझने में और केमिस्ट्री की जो क्रक्स है ना उसको ग्रास्प करने पे, रिएक्शंस क्यों होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आपकी बड़ी सॉलिड फाउंडेशंस बनते हैं। So I would really want you to understand each and everything from these chapters, right? First 2 chapters and the chapter number 5, right? फिर आप ये कर लेते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। अच्छा, इसमें फिर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस बुक को जिस तरह से लिखा गया है कि ये चैप्टर आउटलाइन शुरू में दी हुई होती है। आपने खोला हुआ है बुक? खोली हुई है अभी आपने? यस सर, हमने यस सर खोली हुई है। तो जब भी लेक्चर हुआ करे आप टेक्स्ट बुक आपके पास हुआ करे, चाहे आप कैंपस में आ जाएं इधर या अभी आप घर में। तो इस चैप्टर 1 अब आप देखें शुरू में चैप्टर आउटलाइन दी हुई है, उसमें बताया हुआ है ना सेक्शंस के 1.1 में ये हुआ है, 1.2 में ये डिस्कस हुआ है, इस तरह से। फिर उसके अलावा इसमें ना बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बॉक्स्ड एसेज जो है, बॉक्स्ड एसेज पेज नंबर 5 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द अर्ली डेज एक वैसे बॉक्स एसे दिया हुआ है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप लोगों में से जो बुक फर्म्स हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जो अपने आप को किताबी कीड़ा नहीं कहते और बनना भी नहीं चाहते और किताबों से जिन्हें चिढ़ है वो बेशक ना पढ़े। तो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा करें। ये हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे डॉक्टर मियाना, अभी तक हैं इधर ही हैं, प्रोफेसर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे कि वैल्यू एडिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस। अब फार्म डी तो आप सारे कर लेंगे ना इंशाल्लाह, एवरी वन ऑफ यू। तो लेकिन अब जॉब पे अगर ये की जॉब पे आप सब अप्लाई करते हैं, ये की जॉब है, उसमें उस बंदे ने रखना है तो डिग्री तो सबके पास है, इस बेसिस पे रखेगा। देखेगा इसका जीपीए इतना है, उसका जीपीए उतना है ना, वो देखेगा इसके पास इसको आता है क्या है। वैल्यू एडिशन, अपनी वैल्यू ऐड करें अपने। आपने सिर्फ कोर्स पास ना किए, नो यू इफ यू नो द थिंग्स यू स्टैंड आउट। हमारे यहाँ ये है कि तो पढ़ लेते हैं लेकिन आता नहीं है, कैसे इंटरेस्ट पैदा होता है, ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अच्छा, दूसरी जो बड़ी अच्छा फीचर है इस किताब के बॉक्स एसेस के अलावा, ये चैप्टर को ना उन्होंने एक थीम दी हुई है। चैप्टर को जो टाइटल है ना उसके अंदर एक थीम दी हुई है और उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर से आपने समझना क्या है ना, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना शुरू हो जाता है। असल इस चैप्टर का टाइटल क्या है, चैप्टर नंबर 1 का? determines property. Structure and determine properties. हाँ, स्ट्रक्चर डिटरमिन्स प्रॉपर्टीज, कि स्ट्रक्चर गवर्न करता है कि किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। यानी अगर आपने कहना कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव नहीं है, तो आपको अगर नेसेसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना
मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर आप गेस कर सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की। अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख दिया गया और आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, इसका मतलब है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी, और ये वेरी बेसिक्स है, ठीक है। तो ये चैप्टर ये जो बिल्कुल है ना, इस चीज़ को बिल्कुल खोल के बताता है। शुरू में कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ लीजिएगा 2 पैराग्राफ। लेकिन यही जो सेक्शन है, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चैप्टर पेज नंबर 3 पे जो पहला पैराग्राफ है, ये मैं ज़रा पढ़ता हूँ। दिस चैप्टर बिगिंस योर ट्रेनिंग, ये पेज 3 ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है 3 लाइनों के बाद। This chapter begins your training towards understanding the relationship between structure and properties. ये चैप्टर क्या बता रहा है आपको कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का जो रिलेशनशिप है वो आपको बता रहा है कैसे, by reviewing the fundamentals of the Lewis approach to molecular structure. इस चैप्टर में आप लुइस जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपने पहले पढ़ा हुआ है, इधर हम दोबारा पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लुइस मोलेकुलर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को देखते हैं, इन दोनों के फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि लुइस अप्रोच क्या है मॉलिक्यूल समझने की और बॉन्डिंग की, और इट डिस्क्राइब्स द वेरियस ग्राफिकल वेज मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स आर। इसके अलावा इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आपको समझ होना चाहिए, आपको पहले से होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी हम जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, और ये आपको बायोकेमिस्ट्री में काम आएगा, ये आपको फिजिकल फार्मेसी जो फार्मास्यूटिक्स है उसके अंदर काम आएगा, आगे आप सालों में जो सब्जेक्ट उसके अंदर काम आएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। यू हैव टू नो व्हाट एसिड इज, बेस इज, राइट। So principles of acid-base chemistry emphasized in a quantitative way in introductory chemistry courses are revisited qualitatively as a tool for introducing effect of structure on properties. इसमें इस चैप्टर में उन्होंने इस तरह से एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि आप समझ सकें कि स्ट्रक्चर की बेसिस पे कैसे वो एसिड बेस। This structure property relationship is what makes organic chemistry important. ये जुमला बहुत अहम है भाई, इसको हाईलाइट कर लें भाई, इसको हाईलाइट कर लें कि ये जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप है, इस स्ट्रक्चर को देखकर आप प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकें, ये वो चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जादुई सब्जेक्ट है और उसकी अपनी एक दुनिया है, और उसके अंदर गुम होने के लिए जरूरी है कि आप केमिकल स्ट्रक्चर को समझें। वंस यू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स तो यू नो आप किसी और प्लेन पे चले जाते हैं, एक और लेवल पे चले जाते हैं, राइट। तो द सेम एटम दैट इज कार्बन इज कॉमन टू मेनी स्ट्रक्चरल एटम्स। ये कार्बन एटम है जो हर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, अल्कोहल हो, एल्काइल हैलाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी कार्बन एटम है। काउंटलेस कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब इतने लातादाद कंपाउंड्स हैं और इतनी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सारों के कोर में वो एक कार्बन एटम। एंड मच वेरिएशन इन द डिग्री टू व्हिच अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस्ड। और फिर ये कि ये जो किसी वही कार्बन एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर उन्हीं कार्बन की कोई और किस्म की प्रॉपर्टी एक्सप्रेस होती है, और एक ही प्रॉपर्टी है दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में, किसी में ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, किसी में दो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, दोनों उन्हीं कार्बन एटम से बने हुए, लेकिन एक के अंदर ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, एक के अंदर ऑक्सीडेशन कम हो रही है। ये What is equally remarkable is the degree to which a relatively small group of principles suffice to connect the structure of a substance to its properties. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी हाईलाइट कर लें कि वो थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको समझने हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने समझनी, जिनमें से कुछ वो हैं जो हम लास्ट वीक में डिस्कस करते रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस और चार्जेस मॉलिक्यूल में, बहुत थोड़ी सी ऐसी चीजें। अगर यू हैव फर्म ग्रिप और पूरी तरह से आपने इन थोड़े से प्रिंसिपल्स को आपने ग्रास्प किया हुआ है, तो आप स्ट्रक्चर की बेसिस पे प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़े प्रिंसिपल्स हैं, बट यू हैव टू रियली नो देम, जस्ट रटन लगाया हुआ। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी,
ये फिर सेक्शन 1.1 है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स। हम ये शुरू करते हैं। अगर आपने कोई बात पूछनी हो अभी तक की उसमें तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। बाकी सब सो रहे हैं। हाँ वही बोल के लब नो सर, क्लियर है सर जाग रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन सर क्लियर है। ईशान के कमेंट के जवाब में 8 लोगों ने कहा कि क्लियर है। तो पहले 5-6 थे और 8 ही हो गए, तो मेरे ख्याल है अभी हम 14 लोग हैं क्लास में। बाकी लोग हाँ मेरे ख्याल है मुझे सर अटेंडेंस सॉरी सर, अटेंडेंस 45। अटेंडेंस सर 45। क्लियर है। हाँ वो पता है, बाकी सोए हुए ना, अब वो बस मैंने अपलोड तो कर दे। ये पता है एक डाउन साइड है वैसे ये सारी जन यूट्यूब पे अपलोड करने का, क्लास में लोग नहीं है यार। मुझे कोई इतना शौक नहीं क्लास मजे की वैसे। बारिश हो रही है, सब सो रहे हाँ हाँ बिल्कुल। यार वैसे बारिश तो वाकई पड़ी है, ये बात आपकी अच्छी है ना। यस सर, बहुत मजे की बारिश हो रही है। तरफ नजर आ रहे हैं, इधर बड़ा अच्छा मौसम है। बारिश तो जबरदस्त है, लेकिन अब बात ये है क्या अच्छा इस्लामाबाद में नहीं हो रही। हो रही इस्लामाबाद है। हो रही है भाई, मैं इस्लामाबाद में ही बैठा हूँ। यस सर, थोड़ी हमारी थोड़ी तरफ सी भी हो हो रही रही है। है। सर हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है सेक्टर में कम हो। अच्छा चलिए, लेट्स गेट बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ये है ना, अच्छा जी शान ठीक है, कैमरा बंद करें। तो जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता था कि अगरचे मैं चाहता हूँ कि क्लास में इंटरेक्शन ज़्यादा और इसी से समझ में आएगा। और जो लोग अभी नहीं आएंगे ना क्लास में, ठीक है, अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप मेरी क्लास में फेमिलियर हैं, आपको बोलने की आदत हो जाएगी ना कुछ ही दिनों में, आप लोग बिल्कुल नेचुरली बोल रहे होंगे। लेकिन आपको बाकी लोग जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करे ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब होगा ये कि ये लोग ना वो वीडियोस देखेंगे, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, फंसेंगे, फिर सवाल लिखेंगे लिखेंगे, बाद में कहेंगे जी के ओ जी समझ नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, और आगे टेक्स्ट बुक जब देखेंगे वो क्या, ओ इतनी मोटी टेक्स्ट बुक दे दी है, ओ, कैसे होगा कैसे होगा। तो क्लास में नहीं आओगे तो तुम कर नहीं सकोगे भाई। चले खैर, जो सो रहे हैं वो सोते रहे हैं। हम एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि सेक्शन 1.1, बिफोर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन लेट्स फर्स्ट रिव्यू सम फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी पहले मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, बन जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हम एटम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एडिटिंग करूंगा यहाँ से, अच्छा ये मैं आगे इक्वेशंस आएंगी जहाँ पे जब रिएक्शन शुरू होंगे वहाँ पे मैं बुक्स पढ़ूंगा। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरा ख्याल है इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलें, से आपने पढ़ना भी है, मेरा ख्याल है आपको पढ़ना पड़ेगा। ईच एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूनिक एटॉमिक नंबर, जिसे Z कहते हैं, which is equal to the number of protons in its nucleus। हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर? 1 कार्बन का क्या है? 6 का मतलब क्या है कि उसके कितने प्रोटॉन्स हैं कार्बन के? 6 प्रोटॉन 6 is equal to the number of protons. A neutral atom has equal number of protons which are positively charged and electrons which are negatively charged. तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बेसिकली मतलब है कि उसके 6 प्रोटॉन्स हैं। और अगर न्यूट्रल कार्बन एटम है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, इसीलिए तो न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, तभी नेगेटिव चार्ज तो फिर न्यूट्रल होगा। So electrons were believed to be particles from the time of their discovery in 1897 until 1924। 1897 में वो डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन्स और 1924 तक, यानी आज से 96 साल पहले तक इन्हें पार्टिकल्स समझा जाता था। पार्टिकल समझते हैं ना, पार्टिकल्स फिजिकल एंटिटीज।
when the French physicist Louis de Broglie suggested that they have wave-like properties as well. 1924 में लुई डी ब्रॉगली ने कहा कि उसकी जी वेव लाइक प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स नहीं, जो आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक एफिशिएंसी ना, बहुत ज्यादा इस पे नहीं डिवेल करें। 2 years later, Erwin Schrödinger took the next step and calculated the energy of an electron in a hydrogen atom by using equations that treated the electron as if it were a wave. तो उसने तो 1924 में लुई डी ब्रॉगली ने तो सिर्फ प्रपोज किया था ना कि इनकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होंगी। 2 साल बाद श्रोडिंगर ने वो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कि वेव्स पे अप्लाई होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करके उसने कैलकुलेट कर दिया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इसका मतलब उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं। तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल एनर्जी, Schrödinger obtained a series of energies, each of which corresponded to a different mathematical description of the electron wave. तो उसे इलेक्ट्रॉन तो एक ही हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तो हमने भी कहा ना कि एक वो है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि उसका जो एनर्जी होती, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ही एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी एक एनर्जी नहीं बल्कि सीरीज ऑफ एनर्जीज हैं। These mathematical descriptions are called wave functions. ये जो mathematical descriptions हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की, उसे wave function कहते हैं, and are symbolized by the Greek letter psi. psi वो तो यहाँ पे मेरे ख्याल है हमारे 2 मिनट बाकी और हम इधर ही रुकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप ये पढ़ना खुद से शुरू कर दें। कल की क्लास में आप जब आए आपने ये एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला पढ़ा हुआ हो, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपने पहले पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो बाय द टाइम कल की क्लास खत्म हो आपको ये समझ में आया हो। ये आप ये पेज 7 पे आयनिक बॉन्ड्स, इससे पहले का सारा आपने पढ़ के आना है कल, ये चैप्टर, ठीक है? पेज 7 से पहले का आपने पढ़ के आना। यस सर। यस सर। ओके सर। चलें जी, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। ओके जी, सही है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। उसका करें अटेंडेंस मैंने डाउनलोड करनी है, आपकी अटेंडेंस वो बाद में भी ऐसे डाउनलोड करेगी। यार किधर था यार, ये डिवाइस सेटिंग्स में जाना था? नहीं ऐसे नहीं था यार, ये 3 डॉट्स से नहीं, पार्टिसिपेंट्स में जाना है। हाँ पार्टिसिपेंट्स में था, ठीक है, सही है भाई, मुझे मिल गई है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।